कैसे हो बउआ लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल पर रोशन सा स्टडी पॉइंट, जो यूपी और बिहार बोर्ड की तैयारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला है। तो जितने भी बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, यानी कि जितने भी ऐसे बच्चे जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनके लिए ये वाला जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेखक का जीवन परिचय और उस चैप्टर का सारांश, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 बातचीत का लेखक परिचय, ठीक है, इनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में, हम उनको भी पैटर्न को जानने वाले हैं कि एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सेट करता है, ठीक है। और जितने भी कभी-कभी लेखक परिचय से भी 1-2 प्रश्न हमें ऑब्जेक्टिव तौर पर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की भी बात करने वाले हैं जो कि हमारे बातचीत, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट रखा गया है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक परिचय के बारे में। तो इनका जो नाम है वो बालकृष्ण भट्ट है। इनके द्वारा रचित जो बातचीत है वो एक निबंध है, ठीक है। उसके बाद हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो जो इनका निधन है वो हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, आपके इंटर के एग्जाम में 2025 हिंदी में आपको जरूर देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के नजरिए से। उसके बाद हम इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है। और अभी जो हम इलाहाबाद को प्रयागराज के रूप में जानते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो नामकरण जो था वो चेंज हो गया, इसका प्रयागराज अब कर दिया गया है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे, तो आपको बताना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगर आपको इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप प्रयागराज के साथ जा सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश पर टिक और हमारे अपने शीट में भर के आ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से निकलकर सामने आता है कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस काल के कवि हैं, ठीक है। देखो, अगर वो पूछता है कि किस काल के कवि हैं, ठीक है, तो आपको बताना है ये आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि किस युग के हैं, तो आपको बताना है ये भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। यहां से भी 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है, ठीक है, प्रमुख साहित्यकार इनको माना गया है। तो यहाँ से देखो, अभी तक ना मैंने आपको कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बता दिया है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में लिखने को मिल जाए। दूसरा हो सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद इनका निवास स्थान कहाँ का है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न बन सकता है कि मतलब ये किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल आपको बताना है। पांचवा प्रश्न बन सकता है कि ये किस युग के साहित्यकार माने गए हैं, तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतने प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं सिर्फ बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखो, इनकी रचनाओं में से भी बहुत प्रश्न हमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इनकी जो रचनाएं में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इससे बहुत ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि सो अजान एक सुजान किसकी प्रमुख रचना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट का होगा और आपको उसको टिक करना है। तो इसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद आता है गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, उसके बाद शिशुपाल वध, ठीक है, नल दमयंती, तो दमयंती से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। पद्मावती हो गया, नाटक पद्मावती, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, बहुत सारी ऐसी रचनाएं इनकी है। और एक रचना इनकी ऐसी है जैसे कि रेल का विकट खेल, ठीक है, इसको भी बहुत बार 2-3 सालों में पूछा गया है कि रेल का विकट खेल किसकी प्रमुख रचना है, तो आप बता सकते हो, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की। उसके बाद यहाँ से जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी इनकी एक बहुत ही प्रमुख रचनाओं में शामिल है।
तो देखो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ये सारे जो है 2-3 सालों में, पिछले 2-3 सालों में बहुत पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। जैसा कि सबसे पहला 100 अजान एक सुजान, उसके बाद रेल का विकट खेल, फिर आता है आपका जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है? तो ये जो है ये 2-3 रचनाएं बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ से भी इसको कवर कर लेना है ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा बातचीत है उसका जो बातचीत निबंध है हमारा, उसका हम सारांश देखते हैं। यानी कि हमारे जो साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट है वो हमसे क्या बताना चाहते हैं बातचीत निबंध के माध्यम से, ठीक है? देखो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना है कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? जिसमें इन्होंने क्या करा है वाक शक्ति को ये बताते हैं कि ईश्वर का वरदान, ठीक है? मतलब ये बोलते हैं कि जो वाक शक्ति है वो ईश्वर का एक वरदान है, ठीक है? देखो फिर वो आगे बताते हैं कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो जो हमारी जो सृष्टि है, अगर देखो हमारे में बोलने की क्षमता ना होती, यानी कि बोलने की शक्ति अगर मनुष्य में नहीं होती तो हम लोग कैसे होते, पूरी सृष्टि हमारी कैसी हो जाती, गूंगी दिखाई देती, यानी कि गूंगी प्रतीत हो जाती। तो वो इस बात को यहाँ पे उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है, गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है वो फिर बताते हैं कि बातचीत में जो वक्ता को क्या होता है स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद वो बताते हैं कि जैसे हमें यानी कि नॉर्मल आम इंसान को, एक आदमी को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए किन किन चीजों को जरूरत होती है, बेहतरीन खाने की, बहुत अच्छा, ठीक है, खाना पीना घूमना, ठीक है ना, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारी आम बोलचाल की भाषा में, हमारी आम जिंदगी में बातचीत भी बहुत अति आवश्यक है। वो फिर हम इस बात को बताते हैं इस निबंध के अंदर, ठीक है? वो बताते हैं कि बातचीत के दौरान क्या होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है? और हमारे हृदय में जो मवाद होता है, ठीक है? वो भाप बनकर उड़ जाता है। सपोज करें कि अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई बात है, ठीक है? अगर हम किसी को बताएँगे नहीं तो हमारे हृदय में ही रहेगा, ठीक है? तो वो बताते, यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? कि जो हमारे हृदय में जो मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है कि ये कथन किसका है, ठीक है? इस तरीके से आपको ध्यान देना है। उसके बाद बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है? इस कथन से प्रश्न बनकर सामने आता है ऑब्जेक्टिव तौर पर कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? तो आपको 4 नाम दिए रहेंगे, आपको जहाँ पे बेन जॉनसन दिखे वहाँ पे आपको ओएमआर में टिक कर देना है उस ऑप्शन को, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस निबंध से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं आमतौर पर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? उसके बाद लेखक बताते हैं कि बातचीत के प्रकार को भी बताते हैं। जैसे एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है और जबकि 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के साथ वो आमने-सामने रख पाते हैं, ठीक है? वो बता रहे हैं कि जब असली जो बातचीत है ना वो 2 लोगों में हो सकती है और अगर उस बातचीत में तीसरा भी आ जाए तो वो किसके समान है? तो वो अंगूठी में जो नग होता है उसके समान उसको माना गया है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल कर सामने आता है कि अगर 3 लोग बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है, उसका मतलब वो वैसी होती है जैसी अंगूठी में जुड़ी नग जैसी, ठीक है? अंगूठी देखा है ना आपने, अंगूठी में नग होता है, ठीक है? तो 3 लोगों में बातचीत उसको दर्शाता है, ठीक है? और 4 लोगों के बीच जब बातचीत हो तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है? तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। फिर लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम दिया गया है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक कला, ठीक है? इनके प्रसंग को सुनकर जो कान को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है? इसे श्रद्ध गोष्ठी कहते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि और लास्ट में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले और बातचीत का यही एक उत्तम तरीका है। एक प्रश्न यहाँ से निकल कर सामने आएगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है बातचीत निबंध के अंदर कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपने आप से बात करें, ठीक है? तो यहाँ से देखो ये जो सारांश है, इस सारांश से हमें कम से कम 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख लो ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है? इस निबंध का मतलब जो हम पाठ जो 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है? बातचीत उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव है
कल वो लाइव क्लास में आपके साथ शेयर करने मतलब शेयर होने वाली है। शाम 6 बजे आप सभी जुड़ जाए, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड, इस निबंध से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे कल की क्लास में।